don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीडी ऑनलाइन क्लासेस अगेन। मैं आपके साथ में रुचिर कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ध्रुव डिफेंस अकेडमी। आपके साथ में सीरीज़ एक लेके आया हूँ फिर से, जो आज थर्ड क्लास है हमारी, दैट इज़ ऑफ योर विकैबलरी। ठीक है, आपकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। कॉन्सेप्ट्स भी हम स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ हमारे पास एग्जाम्पल्स भी होते हैं, हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं और साथ में एमसीक्यूज भी देख रहे हैं। ठीक है, सो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ऑल इन वन सीरीज़ की मैंने आपको बात करी थी। आज आपका क्लासरूम नंबर 3 है। काफ़ी सारे आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड पॉसिबली इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में भी दिखेंगे। ओके, सो इसमें आपने जो लास्ट सीखा था मुझसे, दैट वाज द पोर्शन ऑफ फ्रेजल प्रीपोजिशंस। ओके, फ्रेजल प्रीपोजिशन के साथ में आपको जो और पोर्शन मिला था, दैट वाज ऑफ इडियम्स। हम रोजाना 10 इडियम्स करते हैं। अगेन हमेशा की तरह जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, सो माय रिक्वेस्ट इज आप सब्सक्राइब करिए हमारा डीडीए का पोर्टल पूरा अपना, जब यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम। एंड उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। उससे आपको जो आपकी क्लास है, आपकी इवन कोई भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसकी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। ओके, डीडीए डायमंड्स, दोज हु आर स्टडिंग राइट नाउ ऑफलाइन क्लासेस में, प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको फेयर आउट करें जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको आप ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इनमें से ही आपको अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, 18 ईयर्स हो चुके हैं, 12,000 सिलेक्शंस हैं। ओके, तो कोई रीज़न ही है, तभी एक इंस्टीट्यूट इतना पुराने से जब चले आ रहे हैं। 2005 से हमने इसको देखा है, डायरेक्टर सर ने अपनी मेहनत से पूरा इसको खड़ा करा है। ये रिजल्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट है, रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे पूरी क्लासेस होती हैं। ठीक है, सो इसके अंदर बस ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर क्लासेस हियर, ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑल, तो आप अपना आएँ, एडमिशन आर ओपन। ओके, लिमिटेड सीट्स हैं, अब बैचेस हमारे पास लगभग फुल होने वाले हो रहे हैं। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ओके, प्लीज़ डू कम हियर, मीट आवर काउंसलर्स, डिटेल्स लीजिए, और उसके बाद जब सेटिस्फाई हो जाएँ देन यू एनरोल योरसेल्फ। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट, आज का सेशन शुरू करते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 76 हुआ था, उसके आगे ही सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। ओके, अब देखिए, सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स हमारे रिपीट होने वाले हैं गाइस। ठीक है, कुछ इससे हम लोग अपना जो सीख चुके हैं उसको हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि आपके क्विक आंसर्स आ जाएंगे, आपने कुछ कॉन्सेप्ट में सर पहले डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जो नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे। ओके, एंड अगेन अगर कोई प्रॉब्लम हो, मीट मी। बहुत सारे फीडबैक्स आए मेरे पास लगातार 2 क्लासेस के अंदर कि सर हमें और ये एक्स्ट्रा चाहिए, उस पर वर्कआउट किया गया आपको। लास्ट टाइम अपने एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, भाई सर मेरे को थोड़ा सा क्रॉस बियॉन्ड के बारे में बताइए। आई ब्रीफ्ड अगेन द होल थिंग लास्ट क्लास में। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे भी अगर कोई दिक्कत आती हो तो मुझे बताइएगा, मैं ऑफलाइन क्लासेस में आपके साथ जुड़ता हूँ हर रोज़। ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स भी मेरे को थोड़ा सा बस कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, या टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट एक मैसेज की तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, उसको फिर हम लोग देखेंगे कैसे ठीक करना है। ठीक है, सो चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हिसाब की बात, इट इज़ नॉट लर्निंग, ठीक है, सुपीरियर, आई और के साथ की बात चली। ठीक है, अब फिर से बात हमने देखो, कुछ डिस्कशन कल का भी हुआ था, लास्ट वीडियो में भी हुआ था। ठीक है, अगर कोई आपके पास ऐसे एडजेक्टिव है जो आई आर पे खत्म होता है, तो आई आर के बाद में आपको लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स टू का इस्तेमाल। ठीक है, तो हमें ये बात पता चली थी कि ई आर पे हमारे पास देन का इस्तेमाल हुआ था, और आई ओ आर के साथ में हमारे पास टू का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह से आपको एक शॉर्टकट दिया गया था क्लासरूम में भी, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। आपको बता रहा हूँ, आपको इजीली इसमें ध्यान रखना है। हाँ, कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे प्रेफर की बात करी थी मैंने, आपको एल्डर की बात करी थी, उसमें टू लगता है। ओके, वो लास्ट जो वीडियो है नंबर 2, उसको आप देखोगे तो आपको पूरा वहाँ से मटीरियल मिल जाएगा। ओके, तो चलो फिर आगे देखें। अगला लिखता है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। किसी को किसी चीज़ के लिए बधाई देना, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन का इस्तेमाल। द राइट एप्लीकेशन इज ऑफ ऑन। ओके, ये सेंटेंस भी रिपीट हुआ है, इसके जैसे ही आपने एक और सेंटेंस देखा था। ठीक है, फिर आगे देखिए, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड। ठीक है, अब रिकनसाइल्ड के साथ में आपको ध्यान रखना है कि एक रिकनसाइल्ड विद होता है। ठीक है, ये आपके पास आता है पर्सन के लिए, रिकनसाइल्ड विद का जो यूज होता है दैट इज फॉर पर्सन। और अगर आपके पास आता है रिकनसाइल्ड टू का इस्तेमाल, ठीक है, ये होता है सिचुएशंस के लिए या फिर चीज़ों के लिए। ठीक है, या तो इस्तेमाल में आएगा सिचुएशन या फिर थिंग्स के लिए।
ओके तो यहाँ पे देखो क्या लिखता है, द वे थिंग्स आर, मतलब ये सिचुएशंस के हिसाब से बात करना चाह रहा है, इसलिए इसके आंसर की के अंदर रिकंसाइल विद मत लगाइएगा, रिकंसाइल टू लगाइएगा। मतलब आपस में अगर हमें डिफरेंसेस अंत करने, हमें कोई प्रॉब्लम को कहना है कि बस निपटना है उससे, या कहते हैं कि भाई एक अपना अपना अंडरस्टैंडिंग बनानी है चीज़ के ऊपर, भाई ठीक है चलो इसको वर्कआउट करते हैं, कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये इसमें सेंटेंस आया कि टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल टू द वे थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम। ओके तो आपको ये देखना है कि जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे, देखो आज की डेट में एजुकेशन की ही बात करते हैं, एजुकेशन में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ओके एक ज़माना वो था जब आप लोग ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ते थे, देन वी गॉट अगेन वाइट बोर्ड्स। ओके सिचुएशन चेंज हुई, स्टडी मटेरियल चेंज हुआ, ठीक है। आज की डेट में हम लोग सारा ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे, ठीक है। कम्युनिटीज़ में क्या पता और क्या हमें और बेनिफिट्स मिले, स्टडीज़ में क्या और चेंजेस आए हमारे सिलेबस के अंदर। ओके सो अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, यू हैव टू रिकंसाइल योरसेल्फ टू द सिचुएशन अगेन। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 79 का आंसर आपने क्या लगाना है, यूज़ ऑफ टू। और साथ साथ ये शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, मैंने आपको हमेशा बोला है कि कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है, ताकि जो शॉर्ट नोट्स हैं आप हाथ हाथ नोट कर लो उसको, और देन अगेन यू फेयर इट आउट। ओके तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। चलो फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। रवि वॉज चार्ज, अब देखो ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था जहाँ पे आपको मैं चार्ज विद और चार्ज के साथ में और जो एप्लीकेशन थी उसके बारे में बता रहा था। तो अगेन ध्यान रखना है कि वॉज चार्ज विद मर्डर। ओके अब ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर ही वॉज अरेस्टेड अंडर द चार्जेस ऑफ, अगर मैं ऑफ का इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर, ठीक है, चार्ज ऑफ के साथ में, तो ये अभी यहाँ पे केस प्रूव नहीं हुआ है, उस पर अभी केस चल रहा है, ठीक है, मतलब ये अंडर ट्रायल है। लेकिन अगर उसको कॉन्विक्ट कर दिया गया है, ठीक है, मतलब उसको सजा दे दी गई है और उसको जेल वेल भेज दिया गया है, तो उसके साथ में फिर आपको यूज करना पड़ता है चार्ज के साथ में विद, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो सीधा बोल रहा है कि ही वाज चार्ज डैश मर्डर, तो दैट मीन्स इन दिस केस द बेटर आंसर वुड बी चार्ज्ड विद, नॉट चार्ज्ड ऑफ, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। चलो फिर अगला देखो अवेल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के चैप्टर में इसको भी हम सीखते हैं, ठीक है। अवेल के साथ में योरसेल्फ, तो अवेल के साथ में हमेशा क्या लगता है आपके पास, ऑफ। ट्राई टू अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी मौका मिले उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अपने आप से, स्वयं से। ओके तो आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं रिफ्लेक्सिव नेचर के होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन आपको प्रोनाउन में मिलेगा। मोर ओवर अभी की बात क्या चली कि अवेल के साथ में आपने क्या लगाना है, यूज़ ऑफ। अगला देखिए, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस, ठीक है, इन हिज एग्जामिनेशंस। अब फिर से बात आती है कॉम्प्लीमेंटेड या कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है अगर कोई यहाँ पे चीज़ की बात आती है, एक सक्सेस भी यहाँ पे एक नाउन की तरह से यूज़ हो रहा है, तो इसमें आपको लगाना पड़ता है ऑन। ओके तो क्या लिखा, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ठीक है, ये ध्यान रखे चलोगे। अबाउट का इस्तेमाल नहीं है, अबाउट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सीख करना हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन सीख नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखे चलना था। बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला हमारे पास जो स्लाइड आता है, दैट इज द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर। अब केटर टू, ये फ्रेज को ध्यान रखो आप लोग, क्या नाम है इसका भाई, केटर टू। अब केटर टू होता है किसी का ध्यान रखना, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, ये सेंस निकलता है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ केटर टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, मतलब एक ड्रामेटिस्ट है, उसको उसी तरह के ड्रामा शो करने पड़ते हैं, उस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है जो उसके जो ऑडियंस है उनको प्रभावित करे या वो उससे इंटरेस्टेड रहें, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई क्लास वर्क लेके आता हूँ तो मैं वो क्लास वर्क लेके पहले आऊँगा जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या फिर जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, आई हैव टू केटर टू योर नीड्स, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्यों हमें ऑर्डर्स मिले डायरेक्टर सर की, क्योंकि उनको लगा कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय यहाँ पे ऑफलाइन में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगेन व्हाट द डिसीजन मेड वाज कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप कुछ चीज़ों को जो करा सकते हो आप ऑनलाइन ले आओ। ओके सो वी कैन केटर टू दोज हु आर अनएबल टू जॉइन आवर ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या पॉइंट बना, केटर टू का इस्तेमाल बनता है किसी चीज़ का ध्यान रखना, किसी के लिए किसी की नीड्स का ध्यान रखना, ठीक है, या उनको पूरा करना, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई का सेंस भी दे सकता है, टू सेटिस्फाई द टेस्ट, ठीक है, ये भी सेंस निकलता है इसका। चलो अगला देखो, ये तो आपको पहले दिन बताया था, जब बीमारी की बात आता है तो क्या लगता है, डाइड ऑफ का इस्तेमाल। ओके स्टूडेंट्स फिर आगे देखिए, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड, हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड, फिर से कॉन्ग्रेचुलेटेड आ रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, रजत ऑन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे फिर से आपको यूज़ करना है कॉन्ग्रेचुलेटेड रजत ऑन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फेट स्माइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का ही PYQ है ये। फेट स्माइल डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, वेंचर्स का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे बिजनेस,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे यात्रा हो सकती है, जर्नी हो सकती है, कोई भी तरह का टास्क हो सकता है जो हम लोग हाथ में शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पे जब बिजनेस की बात आती है तो सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं कि उसमें फेट जो था, जो उसकी जो लक था, उसकी जो कहते हैं ना कि उसका फॉर्च्यून था। ओके, तो फॉर्च्यून जो था, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव ऐसे बोलते हैं, लेकिन फेट स्माइल्ड ऑन, ठीक है, हेम ये ध्यान रख के चलोगे तो इसमें यूज़ होगा स्माइल्ड ऑन का इस्तेमाल। ठीक है, यूजुअली बिजनेस वगैरह के इस्तेमाल में आता है। तो आपको क्या लगा के चल रहा है कि बिजनेस के सेंस में अगर चीज़ को बात की जाए या वेंचर्स या किसी तरह की भी कोई न्यू आपने कोई काम शुरू करा है उसकी बात की जाए और वहाँ पे आपको किस्मत आपको साथ दे रही है, आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा जाता है कि फेट स्माइल्ड ऑन हिम, ये इसमें फ्रेज लगेगा। अगला निकलता है असेंट, माई प्रपोजल। असेंट होता है किसी चीज़ के बारे में हामी भर देना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो आंसर क्या निकलता है, ही असेंटेड टू माई प्रपोजल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर विल बी द यूज ऑफ सी ऑप्शन, असेंटेड टू का इस्तेमाल। ओके, सो ये आपके पास क्लास 3 चल रही है। मैं फिर से आप हल्का सा आपको कहूँगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आपको देखो सीरीज चल रही है तो आपको पहले फिर दूसरी फिर तीसरी वीडियो पे आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली थर्ड वीडियो देख करके पिछला हिस्सा सीख जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ओके, सो प्लीज़ अगेन वापस देखो, प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो सारी अपडेटेड है। सबसे पहले वीडियो 1 देखो, फिर वीडियो 2 एंड अगेन कम देन टू वीडियो नंबर 3। ऐसे करके ही आगे का प्रोसेस आपका चलेगा। ओके, फिर आगे देखिए, आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड। अब किसी चीज़ से आराम पहुंचना। ठीक है, जब किसी चीज़ से आराम पहुंचता है तो हम लोग क्या लगाते हैं उसके लिए, रिलीव्ड ऑफ पेन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, रिलीव्ड ऑफ का इस्तेमाल अगर मैं बात करता हूँ रिलीफ के सेंस में, आराम के सेंस में, रिस्पाइट या फिर आराम जिसको हम बोलते हैं वो भी होता है, लेकिन उसको पेन हो रहा था सपोज, और उसके बाद उसका जब ट्रीटमेंट हुआ तो उसको थोड़ा सा आराम पहुंचा। ठीक है, तो इस वजह से क्या बनता है कि उसका दर्द कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ही वॉज रिलीव्ड ऑफ, मतलब इट वॉज द पेन वॉज ग्रेजुअली अगेन वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखो, इसमें रिलीव्ड के साथ में ऑफ का इस्तेमाल करना है। कई बार पेपर में डबल एफ लगा के दे देता है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये तो एडवर्बल बन जाएगा ना फिर सेंस, हमें वो तो नहीं लगाना है, हमें प्रीपोजिशन का सेंस लेना है। तो ये ध्यान रख के चलो, रिलीव्ड ऑफ में सिंगल एफ लगेगा। ओके, फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आते हैं, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर न्यू ड्रेस। मतलब किसी भी चीज़ पर किसी को कोई कमेंट देना या कॉम्प्लीमेंट के सेंस में। ठीक है, तो इसमें आपके बोलते हैं भाई उसको, उसने बोला कि बड़ी अच्छी लग रही है आपकी ड्रेस, ऐसे उन्होंने बोला, तो क्या लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, ये आपके पास राइट आंसर। ओके, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक, मतलब सेटबैक का मतलब होता है एक अचानक से ना रुकावट आ जाना, एक अचानक से रुकावट आ जाना, बॉटल नेक, ऑब्स्ट्रक्शन ये भी होता है, या फिर किसी भी तरह का हॉल्ट, एक तरह की स्टॉपेज होती है। ठीक है, या फिर हो सकता है हर्डल्स हो। ठीक है, या नुकसान, मतलब ये लॉस के सेंस में भी आता है। ठीक है, मतलब किसी भी अचानक से किसी को लॉस हो गया, कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, उस सेंस में भी आता है। तो इनिशियल होता है प्रारंभिक, बिगिनिंग में। ठीक है, तो जैसे बिजनेस करते हैं लोग, स्टार्टिंग में लॉसेज होते हैं, ग्रेजुअली वो प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है इनिशियल स्टेजेस, मतलब बिगिनिंग का सेंस आता है। ठीक है, तो जब बिगिनिंग स्टेजेस में उसको जो लॉस हुआ उसमें जो उसको सेटबैक लगा, तो उसने क्या बोला, ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, उसने अपना को क्या कर लिया, ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू हिज ऑफिस रूटीन। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो उसको थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन ग्रेजुअली उसने अपने आप को क्या करा, ढाल लिया उस ऑफिस के एनवायरनमेंट में। उसको लगा भी चलो, स्टार्टिंग में वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक सपोज उसने टू व्हीलर ले लिया, उसने कहा चलो ठीक है अब मैं समय पे पहुंचूंगा। स्टार्टिंग में उसको काफ़ी वर्कलोड लग रहा था, लेकिन ग्रेजुअली उसको हैबिट पड़ गई। जैसे अब जब वो आप अपनी एसएसबी के बाद जब ट्रेनिंग शुरू करोगे, रिकमेंड होने के बाद जब ट्रेनिंग शुरू करोगे, फर्स्ट 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स आपको पड़ रहा है, वहाँ पे लगेगा बहुत स्ट्रेस आउट हो जाओगे आप, आपको लगेगा भाई कैसे काम करेंगे, इतना कैसे हम झेल सकते हैं। ओके, लेकिन ग्रेजुअली आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, वही रूटीन फिर आपका पूरा लाइफ रहेगा। इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप 4 o'clock उठ जाओगे, जो अभी 10 बजे बिस्तर छूटता नहीं किसी का, लेकिन फिर तब क्या होता है, हैबिट ही वही पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने अपने आप को ढाल लिया होता है, फिर से अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है, तो ये बनता है आपके पास आंसर के अंदर रिकंसाइल टू। ओके, आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम। ये तो हमें पता है, रिफ्रेन फ्रॉम क्या लगता है फिर, डूइंग ईवल डीड्स, मतलब उन्हें बुरे कर्मों से बचना चाहिए। तो क्या लगेगा, रिफ्रेन फ्रॉम के साथ आएगा इस्तेमाल। ओके, फ्रॉम क्योंकि एक प्रीपोजिशन है तो अपने साथ में क्या लगता है, वो यूज ऑफ, उसमें फ्रेजल प्रीपोजिशन है, तो आपके साथ में आईएनजी फॉर्म्स का उसमें इस्तेमाल देखा जाएगा। तो रिफ्रेन फ्रॉम का इस्तेमाल करने पर आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। अगर मैं बोलता हूँ रिफ्रेन टू, तो भाई वो फ्रेज नहीं होता। ओके, V1 तो लगती है टू के साथ में, लेकिन वो फ्रेज गलत है। रिफ्रेन टू नहीं होता, रिफ्रेन फ्रॉम होता है। ठीक है, हाँ, रिस्ट्रेन होता किसी को रोकना, तो रिस्ट्रेन का एक सेंस ही अलग बन जाएगा, और रिफ्रेन नहीं होता, रिफ्रेन में होता है अपने आप को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, तो ये सेंस निकलता है, तो इसलिए आपको आंसर के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमारे पास आता है द मिनिस्टर अश्योर्ड द फ्लड विक्टिम्स, मतलब जहाँ पे बाढ़ आई थी वहाँ पे जितने भी ग्रस्त लोग थे उनको उन्होंने भरोसा दिलाया ऑफ ऑल पॉसिबल हेल्प किया, और पॉसिबल जितने भी मदद कर सकते थे मदद करेंगे, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अश्योर्ड वर्ड यहाँ पे है और उसका फिक्स प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, यहाँ। अश्योर्ड द मिनिस्टर अश्योर्ड द फ्लड विक्टिम्स ऑफ ऑल पॉसिबल हेल्प, ठीक है। अश्योर्ड टू द फ्लड विक्टिम्स मत कर देना, प्लीज ध्यान रखना कि अश्योर्ड के साथ में क्या लगता है हमेशा, ऑफ का इस्तेमाल, भरोसा दिलाना। अगला निकलता है कि माई हैप्पीनेस लाइज इन योर वेलबींग, ठीक है, लाइज इन, ठीक है, मतलब मेरी खुशी आपकी खुशी में है। जैसे पेरेंट्स नहीं बोलते कि आपकी खुशी हमारी खुशी एक ही है, ठीक है। तो मतलब इफ़ यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ तो पेरेंट्स से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, ओके। तो योर सक्सेस अगेन विल मेक देम हैप्पी, ओके। फाई बिकॉज योर हैप्पीनेस, ओके, इज देयर हैप्पीनेस। तो क्या लिखा जाएगा, माई हैप्पीनेस लाइज इन योर वेलबींग, ओके। तो पेरेंट्स हमेशा ये बोलेंगे कि आर हैप्पीनेस लाइज इन योर वेलबींग, ओके। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे लाइज इन का इस्तेमाल। और एक जरा ध्यान रख लेना कि एक होता है लेटने वाला ले वाला सेंस और एक होता है झूठ बोलने वाला, ये वो चीज़ नहीं है, ओके, कभी उससे कंफ्यूज हो जाओ। फिर अगला देखो, ब्रेड इज यूजली मेड फ्रॉम, ये मैंने डे 1 का आपको एक्सप्लिकेशन दे दिया था, जब मैंने शुरू करा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें अगर किसी को हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जिस चीज़ से बना हुआ है तो उसके साथ में हम फ्रॉम लगाते हैं, और अगर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो देखो आपको ध्यान रखना है उसके साथ में टू लग के बात चली थी हमारी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फ्रॉम का इस्तेमाल इज बेटर, ठीक है, बिकॉज कंपोजिशन की बात हो रही है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, ओके। तो यूज़ ऑफ ऑप्शन नंबर बी किया गया। फिर अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ, आ गया ना, देखो मटेरियल फिर से वो चीज़ किससे उसको बनाया गया है, उसकी शेप चेंज हो गई है, इट इज़ मेड ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है, बिकॉज वहाँ पे वो उसका इंटरेस्टिंग मटेरियल नहीं है, उसमें तो और भी चीज़ें लग रही हैं, ओके। लेकिन टेबल की जो लकड़ी थी उसको हमने ढाल लिया अलग अलग शेप्स में, ठीक है, वहाँ मैदा ही था, ठीक है। तो इसमें क्या लगा के चलेंगे आप लोग, ऑफ का इस्तेमाल, ओके। वहाँ पे फिर आपको फ्रॉम नहीं लगाना है। उसके बाद अगला निकलता है, डू नॉट लाफ ऑन फिजिकल चैलेंज पीपल होता है। देखो इसमें एक और ऑप्शन होता अगर लाफ एट होता, ठीक है, ऑन की जगह पे क्या लगता, अगर एट होता तो मैं लाफ एट का ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस मानता, ठीक है। तब क्या लगता, लाफ एट किसी का खिल्ली उड़ाना, किसी का मॉक करना, ठीक है, मॉक एट का बनता है सेंस, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे एट नहीं है तो अगला बेस्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑन का इस्तेमाल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लाफ ऑन या फिर लाफ एट द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनता था। एट से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि भाई ऑल्टरनेट कौन सा अगला बेस्ट आ जाता है। फिर देखो फिर से आ गया भाई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन वाली बात, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। अलग अलग वेज में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है हमारे एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, ओके। फिर अगला आ जाइए, अगला देखें, फॉर द होल मंथ दे लिव्ड ऑन, किसी चीज़ पर जीवन निर्वाह करना। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या लगाते हैं, भोजन स्रोत पर अगर हम जीवित रहते हैं तो क्या लिखा जाता है, लिव ऑन, ठीक है, मतलब टू डिपेंड ऑन अ फूड सोर्स, ओके, टू लिव ऑन अ फूड सोर्स, ठीक है, या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी ये बोला जाता है। तो किसी चीज़ पर जीवन निर्वाह करना, अपना जीवन चलाना, ठीक है, या फिर हमें उससे एनर्जी मिलती हो, तो उसमें क्या लगता है फिर आपके पास, लिव ऑन, ओके। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हमेशा ये फूड सोर्स ही होगा, ठीक है, ये हो सकता है एनी काइंड ऑफ सोर्स, ठीक है, मतलब ही लिव्स ऑन हिज पेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, लिव ऑन, मतलब ये पेंशन क्या है, उसके पास सोर्स है। तो जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या लगाते हैं, लिव ऑन का सेंस, ओके। अगले पे आ जाइए, आई डू नॉट अग्री विद यू, किसी व्यक्ति से सहमत होना, तो उसके लिए क्या लगता है, विद, ठीक है। तो आई डू नॉट अग्री विद यू, अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते तो आई डू नॉट अग्री ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो इंसान की ही बात हो रही है, तो अग्री विद के इस्तेमाल में ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। अदरवाइज अगर किसी का ओपिनियन होता तो उसके अंदर हम ऑन लगा सकते हैं, मुद्दे के ऊपर किसी डिस्कशन चल रहा है, जीडी चल रहा है, उसके अंदर किसी एक पॉइंट पे बोलना है तो आप ऑन लगा सकते थे। अदरवाइज आप क्या लगाते हैं, आई डू नॉट अग्री विद यू, अगर आप सीधा पर्सन की ही बात कर देते हो तो, ठीक है। अगले पे आ जाइए, ही इज़ गेटिंग मैरिड टू माया, इसके ऊपर भी डिस्कशन आपको क्लास 1 में ऑलरेडी मिल चुका है। मैंने कहा था एक्टिव पैसिव से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पे ही इज़ गेटिंग मैरिड टू माया का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट बनेगा, विद माया मत करना प्लीज़। ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना कि आदमी ने महिला से शादी कर ली या महिला ने आदमी से शादी कर ली, जो आजकल यूट्यूब पे उटपटांग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें एक्टिव पैसिव का सोल्यूशन बनता है। आप उसको देखो, ही मैरिड माया या फिर ही गॉट मैरिड टू माया, उस तरह के सेंटेंस बनते हैं। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है इसके अंदर भी, ओके। तो प्लीज़ लॉजिक देखो, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 के अंदर ये लॉजिक आया था, ओके। और आज क्वेश्चन नंबर 100 की बात हो रही है, ओके। सो प्लीज़ बी केयरफुल।
प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना। अगले पे आ जाते हैं। अब देखो अगला जो सेक्शन आपके पास है ये है स्पॉटिंग एरर्स। अब आप कहोगे सर वोकैबुलरी के बीच में स्पॉटिंग एरर्स कहाँ से आ गई? स्टूडेंट्स ये है फ्रेजल प्रेपोजिशंस। फ्रेजल प्रेपोजिशंस होते तो वोकैब ही हैं, लेकिन ये स्पॉटिंग एरर्स में तो पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पॉटिंग एरर्स जरूर हैं, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर अगेन ऑफ वोकैब। अगर वोकैब की तरह से याद करोगे ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ओके, पर्टिकुलरली फ्रेजल प्रेपोजिशंस। ओके, देखो क्या लिखते हैं इसमें, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही इज सो एंग्री। एंग्री के बाद में क्या लगता है? यूज ऑफ विद। तो ऑप्शन नंबर सी में आप बताओगे गलती अपनी। ओके, फिर अगले देखिए, द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्शन जो होता है वो तो पहले से किसी चीज़ के बारे में होता है, तो यहाँ पे आप अबाउट नहीं लगाओगे, ये हो जाता है सुपरफ्लुअस सेंटेंस। ओके, मतलब आपने एक जैसे दो वर्ड बता दिए। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि रिटर्न, तो मैं साथ में बोलूँ रिटर्न बैक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न तो होता ही लौटना होता है। हाँ, मैं कम बैक बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिप्शन तो पहले ही होता है किसी चीज़ के बारे में, तो आंसर क्या बनना चाहिए था कि द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट। सीधा सेंटेंस यहाँ बनेगा। अबाउट का ओमिशन होगा, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट भी कुछ नहीं चाहिए। ओके, अगले पे आइए। फिर देखिए, देयर इज़ नो यूज डिस्कसिंग। अब देखो डिस्कशन फिर से किसी चीज़ के बारे में होता है। ओके, तो फिर से आपको क्या काम करना है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ अबाउट, उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस भी नहीं करना है। ठीक है, तो पॉइंट ये बनता है कि जब हमारे पास दो वर्ड्स के एक जैसे मीनिंग आते हैं, उसको ग्रामर में हम सुपरफ्लुअस सेंटेंस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सुपरफ्लुअस नेचर हटाने के अंदर जब प्रोसेस लगाते हैं, तो हम उन वर्ड्स को ओमिशन कर देते हैं वहाँ से, जो कि उसका डबल मीनिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका क्या कह सकते हैं, उसके साथ में सिमिलर मीनिंग एक और प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे अबाउट की नीड नहीं है। अगर आप ये बोलते देयर इज़ नो यूज़ अबाउट प्रोहिबिशन, तो सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता। ओके, क्योंकि नो को अपने साथ में क्या चाहिए होता है? एक नाउन चाहिए होता है। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखो, तो इसलिए अबाउट का ही वहाँ से ओमिशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, देन अगला देखो, आई कंग्रेचुलेट यू। फिर से अभी पीछे बात आई थी, फॉर हटाओ, क्या लगाओ? ऑन का इस्तेमाल। ठीक है, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर वंडरफुल अचीवमेंट। सीधी बात है कि किसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है। ओके, लिखता है कि आगे कि द फेथफुल आर रिक्वायर्ड टू प्रे गॉड एवरी डे। देखो अब प्रे के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, प्रे टू, है ना, तो क्या आंसर बनेगा? प्रे के साथ में क्या लगना चाहिए था? यूज ऑफ टू। सी में गलती है, लेकिन आंसर क्या बनेगा? द फेथफुल आर रिक्वायर्ड टू प्रे टू गॉड। सर दो टू आ गए, आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दो टू कैसे आ गए? पहली बात तो एक तो फिक्स प्रीपोजिशन हमारे पास है रिक्वायर्ड के साथ का, और अगले साथ में तो प्रे टू लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, ऐसे मत सोच रहा सर एक टू लगा दो तो बाकी कॉमन हो गए। प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे जितने बारी हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट आएगी, उतनी बारी इसमें एप्लीकेशन होगी उसकी पूरे सेट ऑफ प्रीपोजिशन की। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो आई अर्ज हिम, अर्ज होता है प्रार्थना करना। दो आई अर्ज हिम टू लिसन, देखो फिर से बी में गलती है, लिसन के बाद में क्या मिसिंग है? टू मी। ठीक है, लिसन में नहीं होता, लिसन टू मी होता है। ठीक है, और टू के बाद में देखो फिर से कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आई अर्ज हिम टू लिसन टू मी। ठीक है, ही केप्ट रिफ्यूजिंग पॉइंट ब्लैंक, उसने लगातार मेरे को इनकार करता रहा वो। फिर अगला देखिए, द मैन इज ऑन फास्ट। ठीक है, द मैन ऑन फास्ट हैज़ नॉट टेकन इवन वाटर सिंस 3 days। भाई जब आ जाता है नंबर ऑफ डेज, ठीक है, यानी कि आ जाता है लेंथ ऑफ टाइम, तो आपने अच्छे से टेंस में डिस्कस कर रखा है मेरे साथ में कि वहाँ पे फिर सिंस नहीं चाहिए होता, वहाँ पे चाहिए होता है फॉर का इस्तेमाल। ठीक है, अब तुम इसको पॉइंट ऑफ पीरियड में डालना तुम उस तरह से याद कर लो, मैं तो इजी वर्ड्स यूज़ करता हूँ देखो आपके साथ में। ठीक है, तो सीधी सी चीज़ है कि नंबर ऑफ में आ जाए या फिर आ जाए लेंथ ऑफ टाइम, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है? फॉर का इस्तेमाल। ओके, अगले पे आते हैं, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर द विजिलेंस कमेटी। ठीक है, कंप्राइजेस। अब देखो कंप्राइज के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता, क्योंकि कंप्राइज में तो होता ही इतने लोग हैं, उसमें तो पहले से कंप्राइज में होता है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो कंप्राइज के साथ में कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगला निकलता है, अहमद वॉज प्राउड ऑफ, प्राउड फॉर नहीं होगा, प्राउड ऑफ के साथ में आता है। ठीक है, प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। ठीक है, प्राउड फॉर गलत है, प्राउड ऑन गलत है। ठीक है, ही टेक्स प्राइड इन हिज अचीवमेंट्स, ये जरूर ध्यान रखना, क्या लिखा जाता है कि ही टेक्स प्राइड इन हिज अचीवमेंट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या लिखा जाता है? प्राइड के साथ में इन लिखा जाता है, वहाँ पे प्राउड है, प्राउड के साथ में ऑफ लगता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। टू का इस्तेमाल नहीं होगा, एलिजिबल फॉर का इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, किसी चीज़ के लिए योग्य होना, लायक होना, क्वालिफाइड होना, ये सेंस निकलता है एलिजिबल फॉर का।
अगला देखो प्रेफर्स, अभी पीछे बात हुई थी कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसके आखिरी में ER जरूर लग जाता है, लेकिन फिर भी वो देन का इस्तेमाल नहीं करता, उसके साथ में क्या लगता है टू। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस के अंदर, कहीं नोट कर लो उसको, एल्डर, ठीक है, प्रेफर, प्रेफरेबल, ऐसे करके हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, तो इनके बाद में टू का पेयरिंग होता है, इसके साथ में देन का पेयरिंग नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अगले पे आइए, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज़ नॉट बीन सीन हियर सिंस, देखो अब क्या कर रहा है, लास्ट 4 years लिख रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स में आ गया है, सीधा ये देख के कि सर ईयर्स दिया हुआ है तो हम सिंस लगा देंगे, वहाँ चले जाना, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें, 2010, 2011, 2012 करता तो मैं सिंस लगाता, तो यहाँ पे फिर से सिंस हटेगा, क्या लगेगा, फॉर का इस्तेमाल, ओके। अगला देखिए, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, सर हमें इनटू नहीं चाहिए, वाई, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन तो होता है किसी चीज़ के अंदर ही है, ओके। तो जब किसी चीज़ की पड़ताल होती है, किसी केस की पड़ताल चल रही है, तो क्या लिखा जाएगा, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, ये लिखा जाएगा, इनटू द केस नहीं होगा, ओके। तो ये चीज़ आपने देखनी थी। आगे देखिए, द ऑडियंस वॉज स्टिल लाफिंग एट हर, अभी पीछे किया था ना मैंने, लाफिंग एट हर, उसकी खिल्ली उड़ा रही थी वो लोग, है ना, तो वो ज़्यादा आता है जेस्ट एट, मॉक एट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। क्या लिखा, द ऑडियंस वॉज स्टिल लाफिंग ऑन की जगह पे एट का इस्तेमाल इज बेटर देन ऑन, ओके। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, अगला सेक्शन आता है आपके पास इडियम्स का, ठीक है। टेंस आगे फिर से आपके पास इडियम्स हैं, ध्यान से देखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगला निकलता है, इसमें नंबर फर्स्ट इडियम जो आप पढ़ रहे हो आज का इन क्लासरूम नंबर 3, इसमें आता है टू चिप ऑन हिज शोल्डर। टू चिप ऑन हिज शोल्डर होता है मतलब टू होल्ड अ ग्रज, ठीक है, और ग्रेवेंसेस दैट रियली प्रोवोक्स अ फाइट, मतलब किसी के प्रति कोई ऐसी भावना रखना जो किसी को उत्तेजित कर दे, उकसा दे, और अचानक से ना उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो जाएं, ठीक है। होल्डिंग अ ग्रज, या फिर किसी के प्रति मन में कोई इल विल, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी के अंदर इल विल का सेंस, ठीक है, बुरी भावना का सेंस, मतलब किसी के प्रति कोई नुकसान पहुंचाने की भावना का सेंस, जेलेसी का सेंस, ये भी लग सकते हैं, ठीक है। और ग्रेवेंसेस दैट रेडली प्रोवोक्स अ फाइट, मतलब पाकिस्तानी क्या करते हैं हमेशा, पाकिस्तान कंट्री यही तो करती है, हमेशा कोशिश करती है कि हमें उकसाए, हम लोग कितना रिस्ट्रेंट करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन दे हैव अ ग्रज अगेंस्ट अस, वो हमें बार बार चीज़ों को लेकर के हमें प्रोवोक करते हैं जिससे कोई झगड़ा हो, ठीक है। फिर अगले पे आइए, टू च्यू समवन आउट, मतलब सोचो च्यू का मतलब क्या होता है, चबा देना, च्युइंगम खाते हो ना, पूरा चबा देते हो उससे, ठीक है। तो च्यू समवन आउट का मतलब होता है कि सर उसको ना उसने बहुत बुरी तरह से डांट लगा दी, उसको बहुत बुरी तरह से फटकार लगा दी, ठीक है। मतलब कैसा हुआ, ये ऐसा होता है ना कि गन्ना जब हम चूसते हैं, ओके, गन्ना आपने काटा दांत से, उसको आपने चूसा, उसके बाद जो उसके रेशे उसको आपने स्पिट कर दिया, ओके। तो क्या बनती है कि उस तरह का बिहेवियर, मतलब ही वॉज बेसिकली स्कोल्डेड, रेप्रिमेंड का मतलब क्या बनता है, स्कोल्डेड, एडमोनिश्ड, ये सेंस बनता है, ठीक है। ही वॉज एडमोनिश्ड, ही वॉज स्कोल्डेड, ही वॉज रिब्यूक्ड, ये सेंस निकलते हैं, ठीक है। तो ये सेंस आपको ध्यान रखना है कि जब किसी को हम लोग स्कोल्ड करेंगे, एडमोनिश करेंगे या रिब्यूक करेंगे, और मतलब सोचा कि उसको चबा गया बिल्कुल, वो ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट बनता है कि इसके अंदर ही वॉज च्यूड, बेसिकली क्या फ्रेज बनता है, टू च्यू समवन आउट का सेंस, ओके। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे देखें, अगला निकलता है बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब भाई देखो जो लोग मजबूर होते हैं उनके पास चॉइस नहीं होती है, ठीक है। मतलब भिखारी के पास क्या चॉइस है कि कपड़े कैसे पहनने, उसको तो बेचारे को जैसा मिल जाए, उसको क्या पसंद है, पसंद खाने में क्या पसंद है कोई पूछेगा वो नहीं, वो तो जो मिल जाए बेचारा वो खा लेगा, ठीक है। दैट इज पीपल विद नो अदर ऑप्शंस मस्ट बी कंटेंट विद व्हाट दे आर ऑफर्ड, ठीक है, या व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड, मतलब हमारे पास चॉइस ही क्या थी लॉकडाउन के समय, हमें जो सरकार कह रही थी हमें मानना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, ठीक है। कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू थिंग्स विच अगेन वी डोंट वांट टू, बट स्टिल हमें करना ही पड़ता है, ओके। सो इस केस में पॉइंट क्या बनता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स व्हेन वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव नो अदर चॉइस, तो हमें उसी तरह से एक भिखारी को वो काम करना पड़ता है जो वो मजबूरन कर रहा है, खुशी से नहीं कर रहा है, ठीक है। इवन अगर वो बैग कर रहा है, ही इज़ नॉट हैप्पी बेगिंग मनी, है ना। तो पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है कि वो चूज़ नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। तो इस वजह से आपका आंसर बनता है डेल्टा डी का आंसर बना इसका, ये इसका बेस्ट आंसर बनेगा। फिर अगले देखो, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, हिंदी में मुहावरा है चोर चोर मौसोरे भाई, ठीक है। तो क्या बनाते हैं कि पीपल विद द सेम टेस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर, मतलब जो एक जैसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पीपल ऑफ द सिमिलर नेचर और कैरेक्टर, उनकी आपस में बढ़िया निपटती है, ओके। आप देखते हो जो श्रूड होता है, जो कनिंग होता है, उसको कनिंग के साथ बड़ी अच्छी उसकी दोस्ती हो जाती है, ओके। अ पर्सन जो हार्ड वर्किंग है वो ज़्यादातर आपको हार्ड वर्किंग लोगों के साथ में ही मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ बनती है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब यहाँ पे सोचो अगर एक जैसी चिड़ियाँ हैं, सब चिड़ियाँ एक जैसी दिखती हैं,
तो एक ही झुंड में तो रहेंगी वो, ठीक है, एक प्रजाति की चिड़ियाँ एक ही झुंड में तो रहेंगी। तो ऐसे ही करके इन्होंने क्या बोला, फ्रेज लगा के भाई वो एक ही तरह के लोग हैं, उनकी ओपिनियन एक जैसी है, वो एक ही साथ रहेंगे। ओके, तो ऐसे इसको आप याद रखिए। चलो देन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। अंडर द वेदर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अंडर द वेदर का मतलब होता है, देखो थोड़ा सा ना क्या होता है, बीमार हो जाना, हल्का सा बीमार हो जाना, ज़्यादातर सर्दी जुकाम वगैरह के लिए हम लोग बोलते हैं। तो स्लाइटली अनवेल ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है, अंडर द वेदर का, कि टू बी स्लाइटली अनवेल। अगले आ जाइए, द होल 9 यार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द होल 9 यार्ड्स का मतलब बनता है एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब जो भी कर सकते थे काम, जितने भी हम हाथ पैर चला सकते थे, जितने भी हम लोग एफर्ट्स लगा सकते थे, वी हैव ऑल डन दैट। ओके, तो यू हैव मेड द होल 9 यार्ड्स, यू हैव वॉट एवर यू ट्राई टू डू, आपने पूरा डेडिकेशन से करा है, तो इन दैट केस यू हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल, यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या लिखा उसने, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, मतलब क्या बना कि आपने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा जो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसका एक दूसरा वर्जन क्या है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। उसी तरह से क्या लगता है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब द होल 9 यार्ड्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नंबर 7, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब सोचो, अगर मान लो एक बात की जाए, पोल्ट्री फार्मर से पूछा जाए, भाई बताओ कितने चिकन निकलेंगे इन अंडों में से, कहेगा जी मुझे भी क्या पता, जब तक निकल ना जाए बाहर वो, ठीक है। कभी कहता है कुछ अंडों में से चिकन नहीं भी निकलते, तो इसका मतलब भी क्या बनता है कि आप कभी ऐसा मत करो, कुछ ऐसा प्री प्लान करके मत चलो जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ये सोचते हुए कि भाई ऐसा ही होगा। ओके, तो ये चीज़ के बारे में बोलते हैं, नॉट टू बी टू श्योर ऑफ समथिंग या अबाउट समथिंग गुड यू होप विल रियली हैपन, इट माइट नॉट हैपन आफ्टर ऑल, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो हो ही ना। ओके, तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपको पास्ट में सफलता मिली है, ओके जो आपको बीते समय में कामयाबी मिली है, उसके भरोसे मत रहो, ठीक है। एक तो ये फ्रेज बनता है, डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, ठीक है। मतलब जो आपने बीते समय में अच्छा काम करा, आप सपोज आपने अच्छे से अपने पिछले एग्जाम में अपने 12th बोर्ड अच्छे से किया, आपने 12th बोर्ड में तो एफर्ट उससे ज़्यादा लगाई थी, सेम अभी यहाँ पे आप 12th टॉपर हो सपोज अपने स्कूल के, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको SSB अगले बारी आप क्लियर कर लोगे की बारी में, उसके लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या बनता है, डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, या फिर सामने वाला कहता है सर ये तो मैंने सोच लिया, ये तो मेरा हो गई ऐसा। ओके, ये सोच गलत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस काम खराब करता है। डैट मीन्स इन दैट केस सर ये प्लान ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कर लेंगे, ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट हैपन, देन आप उसको डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो इन दैट केस क्या बनता है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये सेंस बनता है। अगला निकलता है, टू लीड टू हेड्स आर बेटर देन वन, ये टू है, TWO, TO नहीं है, TWO, ठीक है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, मतलब अगर आपको अकेले को सारा काम दे दिया जाए तो सारा काम अकेला नहीं कर सकता, ठीक है, अकेला क्या करेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि वन मैन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, एक आदमी सारे यंत्र नहीं बना सकता, है ना, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो कहते हैं कि जहाँ 2 लोग हैं वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छे से आपके पास हो जाएगा, लोगों की ओपिनियन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो क्या लिखता है, इट इज़ हेल्पफुल टू हैव एडवाइस ऑफ अ सेकेंड पर्सन, ठीक है। मतलब अगर कभी आपको परामर्श चाहिए था, भाई कहाँ जाना है, MBA करना है या इंजीनियरिंग करनी है, तो आपने पूछा होगा ना सिर्फ एक जने से, नहीं, आपने 10 लोगों से पूछा होगा कि आगे क्या प्लान करूँ मैं। तो आपने क्या बोला, मैं पूछ रहा हूँ भाई तुम अकेला डिसीजन ले लो, कहते नहीं सर डिसीजन पूछ करके लूँगा, लोगों की सलाह लेकर के लूँगा, करूँगा मैं अपने मन की जो मेरे को आगे मिलेगा सही आंसर, लेकिन पहले मैं 10 लोगों से पूछ तो लूँ कि वो लोग क्या सलाह देते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपने एडवाइस पे काम करा, तो ये आपके पास बनता है सोल्यूशन ऑफ टू हेड्स आर बेटर देन वन का। आखिरी पेज पर जाते हैं आज के, ठीक है, फिर क्लास 4 में मिलेंगे। इसमें लिखता है भाई टू बाइट योर टंग, टू बाइट योर टंग आता है, मतलब सोचो अगर आपने जीभ में खाना खाते कभी कभी जीभ दांत के बीच में आ जाती है, ओके, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वही सेंस लगा, टू बाइट योर टंग, टू मेक डेस्परेट एफर्ट्स टू अवॉइड सेइंग समथिंग, मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि आप ना करो, ठीक है, आप उस चीज़ को ना बोलो अपने मुंह से, ठीक है। मतलब जैसे जब आपके दांत के बीच में आपकी टंग आ गई तो आप बोल नहीं पा रहे हो, आप खा नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, ओके, वो सेंस है। तो लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो काम करने का, तो आपने वही लगा, टू मेक डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड समथिंग, मतलब एक इंसान आपको प्रोवोक करे जा रहा है, आपको लगातार उकसाया जा रहा है, लेकिन आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो यार नाराज़ ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। कई बार SSB में आपको जानबूझ करके ऐसा ट्रीट किया जाएगा जिससे आपको क्रोध आए, आपको गुस्सा है, ठीक है। तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे आपको अगर आपने टेम्पर लूज़ कर दिया तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। आपको ज़्यादा पूछ करके वहाँ पे उत्तेजित किया जाएगा, वहाँ पे आपको इंसाइड या प्रोवोक किया जाएगा, गुस्सा दिलाया जाएगा, कुछ ऐसे बातें बोल के। तो इन दैट केस यू हैव टू बाइट योर टंग इन सम केसेस, ओके, आपको अपने पे कंट्रोल रखना पड़ता है, ओके, यू हैव टू अवॉइड सेइंग समथिंग,
सम थिंग्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आखिरी पे आ जाइए, टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब सपोज खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए नॉर्मल खाना खा रहे हैं, एक भाई एक टुकड़ा एक बार में खा लो, है ना। लेकिन इसने क्या करा, ग्लटन की जैसे, ठीक है। मतलब क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्लटन, GLUTTON। इसको बोलते हैं पेटू, अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, मतलब भरता है मुंह में पूरा। अब सब उसका पूरा मुंह खाने से भरा हुआ है, अब वो क्या बोल पाएगा या क्या खा पाएगा, फंसेगा गले में उसके, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है कि ऐसा करने पर आपने कुछ ऐसा मुसीबत मोल ली है जिसको आप डील नहीं कर पाओगे। मतलब आपने कोई ऐसा काम हाथ में ले लिया है जिसको आप पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। टू बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू, मतलब जितना आप एक बारी में चबा सकते हो, आपने उससे ज़्यादा उसको अपने मुंह में आपने खाना भर लिया, तो आप कहाँ से चबा पाओगे, आप निकल भी नहीं पाओगे उसको, तो ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है, इस तरह से फ्रेज का मीनिंग निकलता है, टू टेक ऑन अ कमिटमेंट वन कैन नॉट फुलफिल। मतलब आपने एक ऐसी प्रॉमिस कर ली जो आप पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही प्रॉमिसेस क्यों करूं जो मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं कह दूं मैं 1 घंटे में आपको एंटर्स भी करा दूंगा, मैं आपको सानो भी करा दूंगा, मैं एडियम भी करा दूंगा, मैं ये भी करा दूंगा, मैं वो भी करा दूंगा, तो कहोगे सर क्या ये बात कर रहे हो, 1 घंटे की क्लास में होता ही क्या है, ओके। यहाँ तो पता ही नहीं चलता 1 घंटा कैसे निकल जाता है। हमें लगभग 1 घंटा हो गया, देखो, है ना, पता क्या चल रहा है हमें कि 1 घंटा हमारे पास होने वाला है, ओके। लेकिन होता है ना कि भाई सब कुछ मैं एक साथ बोल दूँ, तो इन दैट केस मैं तो कहूँगा ऑफिस में सर मैं तो इसे सब करा दूंगा, बाद में सर पूछेंगे सर कहाँ है वीडियो में सब कुछ, आपने तो नहीं कराया, मतलब वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या बनता है, वन शुड अवॉइड, है ना, वन शुड नॉट बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब उससे उसको कहता है कि जितना कर सके उतने पे रुकना चाहिए, ज़्यादा एफर्ट करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसे एफर्ट मत कर दो जो आप पूरा ही नहीं कर पाओगे, ऐसे कमिटमेंट्स मत कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर बना नंबर 10 का। तो भाई आज स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्लासरूम नंबर 4, ठीक है। 2 क्लास और हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशंस की और अपने एडियम्स की। उसके बाद हमारा साइकिल चेंज होने वाला है, जैसा आपको मैंने पहले दिन ब्रीफ किया था। अगला जो आपके पास 7 डेज़ का स्लैश चलेगा, इसके बाद अगला जो स्लॉट आ जाएगा वो रहेगा आपके पास ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के साथ की फिर से प्रैक्टिस रहेगी। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको MCQ और PYQ दोनों मिक्स करके करवाऊँ, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, विद ऑल्टरनेट्स। एंटो और साइनो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो आपके काफ़ी सारे वर्ड्स एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके। सो ग्रेजुअली देखते हैं, ठीक है। अभी 2 लेक्चर्स और बाकी हैं इस वाले सेक्शन के, तो उसको हम पूरा करेंगे। सो अगेन आज यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, क्लास 4 में मिलेंगे आप, ठीक है। अगर फिर से कहूँगा, अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगली क्लास के लिए टाइम पर जुड़ जाना, ठीक है। अच्छे से देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि जब आप फ्री हो तब आप इस चीज़ को देख सको, ओके। तो इसमें नोट जरूर बनाने हैं। फिर से कोई दिक्कत आए, आपको मुझे पर्सनली मिलना है ऑफलाइन क्लासेस में, या आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो टिल देन विश यू एवरीवन ऑल द बेस्ट। जय हिंद, थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.